हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीट क्या होता है? तो हीट एक प्रकार का ऊर्जा है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। और एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सेम वे में हीट भी क्या है? एक एनर्जी है जो पदार्थ के ठंडा या गर्म होने का अनुभव कराता है। हीट क्या है? एक एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी सब्सटेंस के ठंडा या गर्म होने का हमें अनुभव कराता है। ठीक है। तो अब इसी में अगला टर्म है तापमान, यानी टेम्परेचर क्या होता है? तो यह एक ऐसी स्थिति है जो यह बताता है कि पदार्थ अधिक ऊष्मा ग्रहण करेगा या उत्सर्जन करेगा। यानी टेम्परेचर एक ऐसा स्थिति है जो यह बताता है कि जो पदार्थ है हमारा वह ऊष्मा ग्रहण करेगा या उस ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ताप को हम लोग मेजर करते हैं थर्मामीटर से, तो ऊष्मा का मेजर हम किस चीज से करेंगे, कौन से यंत्र से करेंगे? तो वो हमारा यंत्र है क्या? कैलोरीमीटर। यानी टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, तो ऊष्मा को हम किससे मेजर करेंगे? कैलोरीमीटर से। क्लियर है? चलिए, अब थर्मामीटर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो थर्मामीटर मेनली जो है तीन टाइप के होते हैं। एक तो है आपका द्रव्य थर्मामीटर, दूसरा है गैस थर्मामीटर, और तीसरा है उच्च ताप थर्मामीटर। ठीक है। तो जो द्रव्य थर्मामीटर है उसमें पारा भरा जाता है या ब्रोमीन भरा जाता है। ठीक है। द्रव्य थर्मामीटर में क्या होता है? या तो पारा भरा जाता है या ब्रोमीन भरा जाता है। अब पारे की खासियत यह है कि यह एक ऐसा मात्र धातु है, यह एक ऐसा मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो कि क्या किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। वहीं ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका गैस थर्मामीटर। गैस थर्मामीटर भी दो टाइप के होते हैं, उच्च ताप और निम्न ताप। एक उच्च ताप के लिए और दूसरा निम्न ताप के लिए। उच्च ताप में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस का बना थर्मामीटर होता है। जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन। और निम्न ताप में हीलियम गैस भरा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ उच्च ताप थर्मामीटर। यहाँ उच्च ताप थर्मामीटर से कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल चीज मेजर नहीं करता है, ये ऐसे ताप को मेजर करता है जो बहुत बड़े हों। जैसे सूर्य का ताप हमें मेजर करना है, ज्वालामुखी विस्फोट से जो निकला ताप है उसको मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उच्च ताप थर्मामीटर। और इसके लिए जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? पायरोमीटर। और पायरोमीटर क्या करता है? यह वस्तु से संपर्क नहीं करता, यह विकिरण रेडिएशन से उसको मेजर करता है। यह जो आपका पदार्थ है उसके कांटेक्ट में नहीं जाता है, वस्तु के कांटेक्ट में नहीं जाता है, जो उससे रेडिएशन निकल रहा है उसी से यह मेजर करता है। कौन? उच्च ताप थर्मामीटर। और इसके लिए उच्च ताप थर्मामीटर के लिए जो यंत्र है उसे हम बोलते हैं पायरोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आपका यूज होगा एग्जाम में, न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं। जैसे हमारा क्या है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन, यानी टेम्परेचर के माप मेजरमेंट के लिए ये तीन पैमाने होते हैं। सेल्सियस यानी डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट यानी डिग्री एफ, और केल्विन यानी के। अब यहाँ एक चीज लिखा हुआ है लो फिक्स पॉइंट। लो फिक्स पॉइंट मतलब आपको पता है कि जिस तापमान पे जो हमारा बर्फ जमता है, तो सेल्सियस के लिए क्या करते हैं? सेल्सियस के लिए कौन सा वो वैसा टेम्परेचर है जो बर्फ जमाने वाला हो? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के लिए क्या है यूज करते हैं? 32 डिग्री, यानी 32 डिग्री पे हमारा जो फ़ारेनहाइट में है वो क्या क्या होता है? बर्फ को जमाता है। और केल्विन में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने केल्विन पे हमारा बर्फ जमता है, तो वो है 273 केल्विन पे। क्लियर है? सेल्सियस में पूछा जाए कितने डिग्री सेल्सियस में बर्फ जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट है अपर फिक्स पॉइंट, यानी जल को खौलाने वाला। यानी आपसे पूछा गया कि सेल्सियस जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है खौलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछा जाए तो 373। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ एक और टर्म यूज है एफ आई। एफ आई यानी इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल इंटरवल। यानी एक सेल्सियस में 100 इंटरवल होते हैं, एक फ़ारेनहाइट में 180 इंटरवल होते हैं, और एक केल्विन में 100 इंटरवल होते हैं। क्लियर है? तो सेल्सियस और केल्विन में 100 इंटरवल होते हैं, और फ़ारेनहाइट में कितने होते हैं? 180। ये क्वेश्चन है जैसे सबसे गर्म क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका आंसर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, अगर इसी में पूछा जाए कि सबसे ठंडा कौन है, तो सबसे ठंडा है
कौन? 1 केल्विन। अगर गर्म पूछा जाए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडा पूछा जाए तो 1 केल्विन। नेक्स्ट एक टर्म आता है परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो, यानी परम शून्य ताप वैसे ताप को कहते हैं जिसके नीचे ताप संभव नहीं है, उससे नीचे ताप नहीं जा सकता, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इससे नीचे के तापमान को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य ताप। और ये क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन। परम शून्य ताप क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट है डॉक्टरी थर्मामीटर किस चीज में मेजर होता है? तो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। और हमारे शरीर का तापमान क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सेंटीग्रेड में अगर कहा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर ताप का अंतर 20 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह अंतर क्या होगा? यानी सेल्सियस डिग्री में ताप का अंतर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में यह अंतर क्या होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, C1 माइनस C2 अपॉन फंडामेंटल इंटरवल इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में F1 माइनस F2 अपॉन फंडामेंटल इंटरवल इक्वल्स टू K1 माइनस K2 अपॉन फंडामेंटल इंटरवल। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्सियस पैमाने पे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को हम ले लेंगे, यानी C1 माइनस C2 अपॉन फंडामेंटल इंटरवल इक्वल्स टू F1 माइनस F2 अपॉन फंडामेंटल इंटरवल। C1 माइनस C2 यानी ये अंतर दिया हुआ है कितना? 20 अपॉन सेंटीग्रेड में इंटरवल कितना होता है? 100, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। सेल्सियस में ये क्या होता है? फंडामेंटल इंटरवल 100 और फ़ारेनहाइट में 180। ठीक है, तो सेल्सियस में जो फंडामेंटल इंटरवल है वो है 100 और F1 माइनस F2 आपसे पूछा जा रहा है और इसका फंडामेंटल इंटरवल क्या है? 180। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 36, यानी फ़ारेनहाइट में ताप का जो अंतर होगा वो क्या होगा? 36 डिग्री होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है किन दो पैमानों पर तापांतर समान होता है? तो डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन में जो तापांतर होता है वह समान होता है। नेक्स्ट है किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो -40 डिग्री पे जो आपका सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है वो क्या होता है? समान होता है। जैसे एक फार्मूला है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो मान लेते हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा? x। इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि बराबर कह रहा है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या कह रहे हैं? समान कह रहे हैं, तो हम मान लेते हैं दोनों को x। तो क्या हो जाएगा? x/32। अब फ़ारेनहाइट कितना है? x माइनस 32 डिवाइड बाई 9। सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -40 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान सेंटीग्रेड के मान का दुगना होता है? सेंटीग्रेड के मान का दुगना होता है, तो मान लेते हैं सेंटीग्रेड x है, तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा? 2x। तो सेम चीज वही फार्मूला यहाँ बिठा दीजिए, C/5 अब इक्वल्स टू F माइनस 32/9। इसको सॉल्व कर लीजिए, C के जगह x हो जाएगा, यानी x/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 और F के जगह 2x हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा 160 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार क्या होता है? उष्मीय प्रसार यानी उष्मा का प्रसार। अगर उष्मा बह रहा है तो आपका लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर उष्मा का प्रसार हो रहा है, उष्मा अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीनों क्या होंगे? बढ़ेंगे। सेम वे में अगर उष्मा का प्रसार कम हो रहा है, यानी उष्मा कम मिल रहा है, तो क्या होगा? लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीनों डिक्रीज होंगे। ठीक है, अगर लंबाई में परिवर्तन होता है, यानी लेंथ में परिवर्तन होता है, तो उसे हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। क्लियर है? अगर उष्मा बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर उष्मा कम होगा तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों कम होंगे। अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है उसे हम बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे आयतन प्रसार गुणांक। क्लियर है? अब जैसे क्वेश्चन है कि पारा का उपयोग थर्मामीटर में क्यों करते हैं? ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा क्या होगा कि क्योंकि उसका जो आयतन प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक ज्यादा होता है।
जो पारा का आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको डिटेल से समझिए कि जल एक अपवाद है, जल एक अपवाद है जिसमें जल का तापमान बढ़ाने से 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका घनत्व सर्वाधिक होता है। ध्यान रखिएगा, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और आयतन क्या होता है, कम होता है। और 4 डिग्री के बाद क्या होता है, जल का घनत्व कम होने लगता है और आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्लियर है? जैसे अगर इसको हम ग्राफ के थ्रू यहां दिखाएं तो ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका क्या है, वॉल्यूम है। तो 4 डिग्री तक ये क्या होगा, पहले देखिए यहां से यहां तक ये आया, यहां से यहां तक, और यहां से क्या हो गया, फिर ये बढ़ने लगा। यानी 1 डिग्री से 4 डिग्री तक ये क्या होगा, कम होगा, फिर 4 डिग्री से क्या होगा, ये बढ़ने लगता है। अब जैसे इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब इस क्वेश्चन से देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि कब आयतन बढ़ेगा। टेम्परेचर को 4 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर, टेम्परेचर को 4 डिग्री से 5 डिग्री करने पर, सी दोनों स्थिति में, और डी नन। अब देखिए 3 से 4, अगर ये आपका इस तरीके से है, 3 से 3 4 5, अगर 3 से 4 करते हैं तो क्या होगा, 3 से 4 करने पर ये कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये इस तरीके का है डायग्राम। ठीक है, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो 3 से 4 क्या हो रहा है, 3 से 4 कम हो रहा है, फिर 4 से 5 क्या हो रहा है, 4 से 5 ये बढ़ रहा है। तो 3 से 4 ये कम हुआ, फिर 4 से 5 क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो हम इसका जो आंसर होगा कि 4 से 3 डिग्री करने पर और 4 से 5 डिग्री करने पर। ठीक है, क्लियर है? यानी दोनों स्थिति में होगा। 4 से 3 डिग्री करने पर, अगर इस तरह जो आपके ऑप्शन में है 4 से 3 डिग्री करने पर, अगर हम 4 से 3 डिग्री गए तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर 3 से 4 पे आए तो कम हो रहा है। यानी ऑप्शन के थ्रू आपको चेक करना है, ऑप्शन क्या कह रहा है, 4 डिग्री से 3 डिग्री करने पर। तो 4 डिग्री से 3 डिग्री करने पर ये बढ़ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, 4 से 5 डिग्री करने पर। अगर 4 से 5 हम चेक करें तो 4 से 5 में भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी दोनों सही है। अगर यहां ये रहता कि टेम्परेचर को 3 से 4 करने पर, 3 से 4 करने पर, तो अगर हम 3 से 4 देखें तो 3 से 4 हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आयतन कब बढ़ेगा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर को 4 डिग्री से 3 करने पर, तो 4 डिग्री से 3 करने पर ये बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये देखिए, ये समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, कह रहा है यदि टेम्परेचर को 2 से 8 डिग्री कर दें तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये 2 डिग्री टेम्परेचर है, तो 2 से 8 करना है, तो 2 से 8 के लिए ये पहले क्या होगा, 2 से 4 पे आएगा। ठीक है, यानी 2 से 4 पर अगर आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, और 4 से 8 पे जाना है तो फिर क्या होगा, बढ़ रहा है। यानी 2 से 4 पे आएगा तो पहले घटेगा, फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्लियरली आपको आंसर कर सकते हो। बस ये डायग्राम आप याद रखिएगा। क्लियर है? यानी इसका आंसर क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। और इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। यानी किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितने हमें ऊष्मा की जरूरत होगी, जितने पे भी वो टेम्परेचर है उससे हमें मतलब नहीं है। अगर उसका एक टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो जितनी ऊष्मा की हमें जरूरत होती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कर। जैसे जैसे यहाँ देखिए 1 केजी बालू है, ये एक तवे पे रखा हुआ है, चूल्हे पे रखा हुआ है, और यहाँ 1 लीटर जल है और ये भी एक चूल्हे पे रखा है, और दोनों 20 डिग्री टेम्परेचर पे है। अगर हमें इसे 21 पे लाना है तो 20 से 21 पे लाने के लिए 1 सेंटीग्रेड के लिए जितनी हमें ऊष्मा की जरूरत होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, विशिष्ट ऊष्मा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है वही क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा। याद रखिएगा, पानी का विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होता है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होता है बालू के कंपैरिजन में। ठीक है, तो पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ज्यादा की ऊष्मा जरूरत होगी, इसलिए जल का स्पेसिफिक हीट क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होती है, यानी जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा, ज्यादा होगा।
नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेडी वाटर में पानी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो जल का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रेडी वाटर में पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। ठीक है, अगर कैलोरी को जूल में हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4200 जूल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 ग्राम जल का ताप 5 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर कितने ऊष्मा की जरूरत होती है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ऊष्मा इक्वल्स टू, यानी क्यू, ऊष्मा को हम इंडिकेट करते हैं क्यू से, क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? मास, मास आपका दिया है 20 ग्राम, और सी का मान क्या होता है? सी जो होता है स्पेसिफिक हीट है किसका? जल का, और जल का क्या होता है? 1 होता है। और डेल्टा टी क्या है आपका? टेम्परेचर डिफरेंस, यानी आप इसको सॉल्व कर दीजिए, एम सी डेल्टा टी, यानी क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। एम दिया हुआ है आपका कितना? 20, सी का वैल्यू 1, डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, यानी 8 से 5 यानी 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 3, यानी ये क्या हो जाएगा? 60। क्लियर? नेक्स्ट है आपका गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? लेटेंट हीट, यानी किसी के अवस्था परिवर्तन में जितने हमें ऊष्मा की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। यानी अगर कोई बर्फ है, बर्फ से पानी बनने में या पानी से बर्फ बनने में, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था परिवर्तन के लिए जितने ऊष्मा की हमें जरूरत होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा, जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। देखिए, अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्लियर है? यानी दो टर्म आपको समझ में आ गया होगा। विशिष्ट ऊष्मा, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ऊष्मा बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और अवस्था परिवर्तन के लिए हमें जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा का संचरण, यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण ही क्या कहलाता है? ऊष्मा संचरण। अब ऊष्मा संचरण 3 टाइप से होते हैं। पहला तो है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। चालन को हम बोलते हैं कंडक्शन, संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन, और विकिरण को हम बोलते हैं रेडिएशन। अब चालन के एग्जांपल क्या है? ये मेनली क्या होता है? ठोस में होता है। जैसे हम मान लेते हैं एक छड़ लिए और छड़ को एक चूल्हे पर रखे, तो सबसे पहले क्या होगा? मान लेते हैं ये एक छड़ लिया और इसको हम चूल्हे पर रख दिया, तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से ये गर्म होना शुरू करेगा, धीरे 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 गर्म होते होते ये लास्ट तक हो जाएगा। तो ये किस विधि द्वारा होता है? चालन। ठीक है। संवहन क्या होगा? जैसे हमने केतली लिया, केतली में पानी गर्म किया और कुछ देर के बाद देखते हैं कि हम भाप जो है वो बाहर निकलने लगता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? संवहन। और विकिरण जो लोग जानते हैं रेडिएशन के थ्रू होता है, यानी जैसे सूर्य प्रकाश के रेडिएशन के थ्रू ये हो रहा है, तो वो हम क्या बोलेंगे? विकिरण उसको बोलते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं। चालन ये मेनली ठोस पदार्थ में होता है, संवहन ये किस में होता है? द्रव में होता है, और विकिरण मेनली क्या होता है? गैस में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि गर्म होने पर हवाएं हैं जो हैं वो ऊपर उठती है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, और ठंडा होने पर हवाएं नीचे आती है। गर्म होने पर हवाएं कहाँ चलती है? ऊपर की ओर चलती है, उठती है, और ठंडा होने पर वही हवाएं क्या होती है? नीचे की ओर आ जाती है। नेक्स्ट है, यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो किस विधि से ऊष्मा का संचरण होगा? अगर ग्रेविटेशन नहीं होगा तो किस विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होगा? तो उसे हम बोलते हैं संवहन। किस विधि द्वारा होगा? संवहन। तो ये था आपका क्या? हीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आप लोग वीडियो देखिए और जरूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो जो है, वीडियो फिजिक्स का जो सीरीज है वो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। और एक चीज, हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको जितना शेयर हो सके वो कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें पता चले कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ फ्री टाइम में, क्योंकि मैं कोई वैसा टीचर तो हूँ नहीं जो कि मेरा यही काम है। जो भी मुझे जॉब करने के बाद जो फ्री टाइम मिलता है मैं उसमें वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग जो भी मैं सिखाऊं आप लोगों को सिखा सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।